नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज कुछ अनुभव आपको शेयर करेंगे और इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है आपको सिर्फ यह बताने का है कि आप कैसे 90%, क्योंकि आपका कल से 27, 28, 29 पेपर स्टार्ट है, तो आप कैसे राइटिंग करें कि आपका 90% के ऊपर नंबर आए। 91, 92, 93 बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाया है। हमारे कुछ मित्र भी हैं, खास मित्र भी हैं, तो उन्होंने भी 95-95% लेकर आया है, 96-96% लेकर आया है। तो ऐसी बात नहीं है, आराम से बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपको बहुत सारी चीज़ें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, हम बताते हैं। खैर, हमारा जो अनुभव है, हमने बीटेक, एमटेक और प्लस बीएड भी कर रखा है, तो किस प्रकार से राइटिंग होती है यह भी बताएंगे। खैर, बीएड जो आपका डीएलएड है ये बीटेक से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग है। खैर, हम लोग तो एक एक दिन में, दो दो दिन में पूरे सीरीज को पढ़ने की पूरी क्षमता रखते थे और 75, 78, 80% लाने की क्षमता होती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ विद्यार्थी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, कुछ मंदबुद्धि वाले भी होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले भी होते हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी होते हैं। तो सारे विद्यार्थियों को देखते हुए आज हम जो चीज़ बताएंगे आप उस पर गौर करेंगे। यह प्रश्न आपका है और बहुत सारे ने मित्रों ने पूछा है, जैसे मीनू का प्रश्न है भाई कि सर एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर कितने लाइन यानी कि कितने पेज में लिखूं कि अच्छा मार्क्स मिले। हमने सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दिया था दोस्तों, मतलब कि मैं यह बोल रहे हैं मीनू कि 87% बना है इनका, 87% बना है। सर मैं इस बार 90+ लाना चाहती हूँ, तो कैसे लिखूँ। और इसी प्रकार से एक राहुल दुबे जी हैं, इन्होंने भी बोला है सर किस प्रकार से राइटिंग किया जाए कि अच्छा मार्क्स आए। दोस्तों, इसमें तो आपका टैलेंट होना चाहिए, हम तो सिर्फ यहाँ पर एक तरह से आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ऐसा एक माहौल है कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद अच्छों की थोड़ी सी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, हल्का सा बंद हो जाता है। चाहे जितना टैलेंटेड बच्चा हो, थोड़ी सी गलतियाँ तो करके ही आता है। तो वही थोड़ी सी गलतियाँ करने से अगर हम लोग बच जाएँ तो चीज़ें सही होने लगती हैं, है ना। अगर सारे बच्चे एक ही गलती करते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं, वह हार्डनेस होता है प्रश्न का। लेकिन अगर आप इजी प्रश्न छोड़ के आते हो, इजी प्रश्न को गलत करके आते हो, तभी आपकी लापरवाही होती है और आप वहीं से थोड़ा सा बच्चों से, दूसरे बच्चे जो होते हैं, डाउन होने लगोगे और आपका परसेंटेज कम आने लगता है ना। तो आज हम आपको बताने वाले, इन्होंने बोला सर कि मैं तो अच्छा लिखी थी, मैंने अच्छा भी किया था सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, उधर थर्ड सेमेस्टर भी प्रमोट हुआ है, तो इन दोनों में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और मैंने अच्छा नंबर, मतलब कि अच्छे से राइटिंग भी किया था, लगभग आधे पेज से ऊपर लिखा भी था लॉन्ग प्रश्न का। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पहले यह बता देते हैं कि आधे पेज लिखने से, 10 पेज लिखने से अच्छे नंबर्स नहीं मिलते हैं। आप चाहे 10 पेज ही क्यों लिख डालो, है ना। तो लोगों को आपने बहुत कहते हुए सुना होगा कि बीएड का पेपर है और बीटीसी का पेपर है, तो बस हेडिंग पढ़ लो, उसके बाद कुछ भी लिख के आ जाओ। तो अगर एग्जामिनर अच्छा मिल गया ना, तो दोस्तों ऐसा नंबर देगा, ऐसा नंबर देगा, तो फिर दोबारा कभी आप सोचोगे भी नहीं कि हम बीटीसी या फिर बीएड कर लें, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ अपनी अपनी जगह सही होती हैं और कोई कोई एग्ज़ाम छोटे लेवल का, कोई एग्जाम बड़े लेवल का नहीं होता है। हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान सुनिए। पहले आप ये जान लीजिए, कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता है भाई कि कौन कौन सा प्रश्न पत्र उनका कब होने वाला है दोस्तों, और कितने घंटे का होने वाला है, यह भी नहीं पता है। बहुत लोगों से हमने बात किया, भाई कितने घंटे का है, भाई आपका कल से पेपर स्टार्ट है, आपको यहाँ तक नहीं पता है कि आपका पेपर कितने नंबर का होगा, सॉरी कितने नंबर का छोड़ दीजिए, मतलब कितने घंटे का होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो हम बता रहे हैं दोस्तों, पहला प्रश्न पत्र उनका, पहला प्रश्न पत्र दोस्तों उनका किसका होगा भाई, पहला प्रश्न पत्र 27 को दो पाली में होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र उनका 10 से 12 बजे तक पहला होगा और 2 से 4 बजे तक पहला होगा। तो पहले हपड़ा तपनी से बचने के लिए भाई आप एग्जाम हॉल के बाहर कम से कम नहीं तो आधे घंटे पहले वहाँ पर रीच हो जानी चाहिए, आपकी पहुँच हो जानी चाहिए, ठीक है। और आपके संज्ञान में होना चाहिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। दूसरी चीज, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, भाई गणित का आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है और तृतीय प्रश्न पत्र, यह दोनों एक एक घंटे के होने वाले हैं, 10 से 11 और 12 से 1। लेकिन जो आपका पहले दिन का पेपर होगा 27 तारीख वाला दोस्तों, यह 2-2 घंटे का चलने वाले हैं। इसके बाद जो आपका 28 तारीख को जो प्रश्न पत्र है साथियों, यह पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठम प्रश्न पत्र है दोस्तों। यह 28 को दोनों होने वाले हैं, इसमें 12 से 1 और 2 से 4, यानी कि इसमें भी आपको 2-2 घंटे मिलेंगे, 12, 11, 1 और 2, मतलब कि जो आपका दूसरे पाली में, मतलब कि दूसरे दिन आपका प्रश्न पत्र होगा दोस्तों। अगर कहें हम तीसरा प्रश्न पत्र और चौथा प्रश्न पत्र आपका 10 से 11 और 12 से 1
10 से 11 और 12 से 1 यानी गणित का और विज्ञान का, यह दोनों 28 को होगा, या दोनों 1-1 घंटे के होंगे। इसके बाद जो आपका पंचम और षष्ठम होगा दोस्तों, यह भी 2-2 घंटा का होगा पेपर आपका, 2 से 4 और 10 से 11, 10 से 11 नहीं, 2 से 4 होगा। पंचम वाला 2 घंटे का होगा और षष्ठम वाला जो हिंदी का होगा दोस्तों, यह भी 1 ही घंटे का पेपर होगा आपका, 10 से 11 का केवल है ना? तो ये आपका डेट रहा, आप जान सकते हैं। इसको हम शेयर भी कर देंगे, आपके फेसबुक पेज पे भी कर दिए थे दोस्तों, जब आया था तभी हमने कर दिया था, और कम्युनिटी में भी लगाया था, और प्लस आपका टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी बच्चों को सर्कुलेट किया गया था। जो बच्चों नहीं है, जिनके पास नहीं भाई, वो देख लें एक बार फिर से, आपसे विनम्र विनती है कि आप देख लें, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हम बताते हैं किस प्रकार से आप लेखन करेंगे। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न पत्र है दोस्तों, पुराना प्रश्न पत्र है, किसी बच्चे ने हमको सेंड किया है, हम उसके आधार पे आपको बताते हैं कि आप कैसे क्या करोगे, है ना? चलिए देखिए, पहला प्रश्न पत्र है दोस्तों, मतलब कि हमारे पास है द्वितीय सेमेस्टर का एक सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र है दोस्तों, है ना? इसमें पूछा गया था आपसे जो बहुविकल्पी प्रश्न है साथियों, कितने थे? 15 बहुविकल्पी थे। ये सामाजिक विषय का पेपर है, 2 घंटे का पेपर हुआ था। और यह जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, चाहे वह जितने हों, आपको 1 नंबर का अगर पेपर है साथियों, तो 1 नंबर पूरा फुल में फुल मिलता है, 1 नंबर पूरा फुल में फुल दिया जाता है। अगर आपने सही किया तो, अन्यथा गलत किया तो उसमें कोई यह नहीं होगा कि आपको 1 नंबर न दिया जाए और दूसरे बच्चों को दे दिया जाए। जिसने गलत किया उसका 1 नंबर कट जाएगा। तो आप इसको पूरा करेक्ट करेंगे, चाहे जितना प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं मैथ में, तो अच्छा-सा पूरा तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न करके आओगे। अगर हमारा पूरा 12वां का 12वां लेक्चर देखें महामैराथन का। ठीक है साथियों? इसके बाद अति लघु उत्तरीय आ जाती है साथियों, लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों विनम्र विनती है कि आपकी कहानी से ये वीडियो बनाया गया है, आप इसे शेयर करेंगे भैया। 4th सेमेस्टर के जितने विद्यार्थी हैं, जितने प्रशिक्षु हैं, जिनका कल से एग्ज़ाम शुरू है, उनके लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। तो आप एक बार अनुभवों को देख लें और इसको शेयर करने की थोड़ा-सा भाई उसको आगे बढ़ाएँ, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ, जो देख सकते हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय पूछा गया था भाई 16 से लेकर 30 तक, यानी 16 से लेकर 30 तक, यानी दोस्तों कितना हुआ? 15 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न अति लघु उत्तरीय आए थे। अब अति लघु उत्तरीय कितने लाइन का लिखा जाए, कितने लाइन का न लिखा जाए, इस पे हम बहस नहीं करना चाहते हैं। आपको पता होगा, जैसे पूछा गया इसमें पहला प्रश्न है, वेन-त्सांग कौन था? तो वेन-त्सांग कौन था उसके बारे में बता दीजिए, एवं उसका जन्म कब हुआ था भाई? दूसरा प्रश्न था, गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक स्रोत कौन-कौन से हैं? सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या हैं? बताइए भाई। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? अगर आपको इसके बारे में सटीक नॉलेज है तो आप बता लोगे भाई। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि जब चंद्रमा बीच में आ जाती है भाई, चंद्रमा बीच में आ जाती है पृथ्वी के और सूर्य के, तब हो जाता है दोस्तों सूर्य ग्रहण, है ना? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं उसको, सोलर इक्लिप्स। इसके बाद जो लूनर इक्लिप्स होता है दोस्तों, उस समय पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा और सूरज के। बस आपने यह लिख दिया, चाहे ये 100 लाइन का हो, लेकिन अगर सटीक लिखे हैं आप, एक ही लाइन लिखे हैं, अति लघु उत्तरीय में आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कहीं कटौती नहीं है। आप दावा ठोक सकते हैं कि हमारा पेपर, अगर नंबर कम आएगा तो आप दावा ठोक सकते हैं कि हमारा पेपर निकलवाया जाए, हमारे सामने बैठाकर चेक किया जाए। आप दावा ठोक सकते हैं अगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने पेपर किया है तो। ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम आ जाते हैं लघु उत्तरीय पे। अब देखिए, बच्चों को जहाँ पे डाउट होता है लघु उत्तरीय में कितने पेज का सर लिखा जाए, 10 पेज लिखा जाए कि 20 पेज लिखा जाए, इसमें बोलता तो नहीं है कितने पेज लिखें। लेकिन अगर हम प्रश्न पढ़ें दोस्तों, इसमें बोला गया मुद्रास्फीति के आशय स्पष्ट कीजिए। मुद्रास्फीति के आशय स्पष्ट कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, है ना? अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके भाग 4 का हिस्सा है। भाग 4 का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें कि गांधीवादी और आपके समाजवादी और आपके दोस्तों लोकहितवादी 3 वादों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आपको बस इतना अगर चीज़ें लिख देंगे, आप इससे क्या समझते हैं ये बताओ। जो हमने बोला यह ठोस बिल्कुल है, ठोस आंसर है। अगर आपने ठोस आंसर लिखा है, अगर आप 5 लाइन भी लिखे हैं, ठोस आंसर लिखें। अब ऐसा नहीं कि आपने अगड़म-बगड़म कुछ भी लिख दिया। कुछ बच्चे तो यह करते हैं भाई, उनको नहीं आता है, तो पहले प्रश्न का आंसर उनको अगर आ रहा होता है, तो दूसरा प्रश्न उनको लिखना होता है, तो पहले प्रश्न का आंसर उस बीच में लिख देते हैं। उनको लगता है कि एग्जामिनर के पास आँख नहीं है, और शायद ही कापियाँ पीएनपी में बहुत रद्दी तरीके से चेक होती हैं। लेकिन अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना लिखे हो, तो कॉपियाँ निकलवा कर आप अच्छे नंबर पा सकते हो और उस टीचर का बैंड बजा सकते हो, है ना? तो आप अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठोस सबूत के साथ, अगर आप जो लॉन्ग होता है, जिन प्रशिक्षुओं का यह क्वेश्चन था कि सर कितनी लाइन का लिखें, तो अगर आपका पेज, एक पेज, कुछ बच्चियों का कहना था सर हमने आधा पेज लिखा था, तब भी अच्छा नंबर नहीं मिला। आधा पेज लिखने में बढ़ाई नहीं होता है, अगर आप ठोस लिखे हो तो। जैसे हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात किया, नीति निर्देशकता, तो जो आपके भाग 4 में है, इसमें किसका किसका बात किया गया है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 36 से लेकर 51 तक है। तो उसमें ये सारी बातें अगर आप लिख देंगे, उसमें 2-4 अनुच्छेद के बारे में लिख देंगे, जैसे कि
40वां अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, 44वां अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, 51वां अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, शांति के लिए बताता है, 50वां अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए बताता है ना। 44वां दोस्तों आपके सिविल ड्रेस के बारे में बताता है ना, सिविल संहिता के बारे में बताता है, मतलब कि एक सिविल संहिता हो जो गोवा में लागू है। तो यह सब सारी बातें ठोस हैं, अगर आप इसको लिख देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा साथियों। यही अनुभव था, हमने अच्छे नंबर गेन किए हैं बीएड में भी और बीटेक में भी। तो इस प्रकार से हमने लिखा था, भले कम दिन पढ़ा था लेकिन अच्छा किया था और अच्छे परसेंटेज भी हमारे आए हैं। तो हम इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, लेकिन आपका अनुभव जो हमारा अनुभव था वो हमने बताया आपको। और फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें, हम कंपेयर करें अपने और लास्ट 8वां सेमेस्टर के बीटेक में कंपेयर करें तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले थे। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम देखें तो हमारा 65 के परसेंटेज के आसपास से बना है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट सेमेस्टर में यानी कि 8वें सेमेस्टर की, तो हमारे 81-82% बने हैं, 81-80-81% बने हैं। तो मतलब कि लास्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो बच्चा नया नया होता है भाई, तो डायरेक्ट इंग्लिश में भी आना होता है, तो थोड़े से नर्वसनेस हो जाते हैं बच्चे, और कम परसेंटेज तो आना जायज़ ही बात है। फिर उसके बाद लेकिन सुधार अपने अंदर अगर आप ला लिए तो आप बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ऑल द बेस्ट सबको। और कल सभी लोग बताएंगे और सभी लोग अपना पेपर जरूर सेंड करेंगे, दोनों पेपर, दोनों पाली का। ठीक है दोस्तों, हम देखना चाहेंगे, अगर हमको लगा हमको कराना है पेपर का सोल्यूशन तो हम पेपर का सोल्यूशन भी कराएंगे। लेकिन सभी लोग बच्चे जाएंगे और धैर्य बनाकर जाएंगे पेपर में, एग्जाम हॉल में। दोस्तों एग्जाम हॉल मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले आप पहले आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। अन्यथा सेकंड सेमेस्टर में देख लिए बैक वाले जो बच्चे दिए हैं सेकंड सेमेस्टर का, तो उसमें बहुत सारे अपना अफरा तफरी के कारण बच्चों का पेपर छूट गया था। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि समय से पहले पहुँचें और धैर्य बनाकर जाएं, बॉटल वगैरह पानी का ले लें और अपना जो सैनिटाइजर वगैरह होते हैं वो सबका बंदोबस्त करके जाएं, है ना। बस यही कहना था। और नर्वसनेस नहीं होना है, जिस प्रकार से हमने बताया वैसे राइटिंग करिएगा, ठोस लिखिएगा। अब ज़्यादा लिखने से नहीं बड़ाई होती है ना। जो चीज़ें होती हैं ठोस लिखिए, बस बेहतरीन नंबर मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो हम हमेशा बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट आपके लिए ओपन है, आप बताइए। आप अगर बच्चा एक भी डाउट है आपका तो सारी डाउट क्लियर किया जाएगा, वो कहीं से भी हमको मिले, कहीं से भी ढूंढना पड़े, चाहे हमको पूरा यूट्यूब पूरा गूगल सर्च करना पड़े, हम सर्च करके आपको वो डाउट जरूर बताएंगे दोस्तों। चाहे जिस भी वेबसाइट पर हमको जाना पड़े, हम जाकर उसको आपको जरूर खोज खाज के उसको ला कर देंगे, है ना। और यूपी टेट के बाद चर्चा तो हम कर ही दिए हैं दोस्तों। आपका 28 तारीख के बाद यूपी टेट के जितने भी क्लास बचे हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद। आपसे एक उम्मीद है, सिर्फ इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी फैमिली को बड़ा करने का जो फैसला आपने लिया है उसको लिए रहिए और हमेशा याद रखिए आपकी फैमिली बड़ी होनी चाहिए, है ना। धन्यवाद।